नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सरकार के आज 11 साल पूरे हो चुके हैं। सत्ता में 11 साल पूरे होने पर बीजेपी संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन शुरू कर रही है। 11 साल की उपलब्धियों में अनुच्छेद 370 हटाना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, भारतीय जन औषधि, पीएम किसान सम्मान निधि प्रमुख है। इन 11 साल में भारत 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पर आ गया है। ऑपरेशन सिंदूर 2016 में उरी हमले के बाद एलओसी पर पार कर 40 से अधिक आतंकियों को मार गिराना। वहीं 2019 में पुलवामा के सीआरपीएफ के जवानों के काफिले पर आतंकी हमले के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर 300 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराना बहुत बड़ी उपलब्धि मोदी सरकार की है। मेक इन इंडिया के तहत रक्षा क्षेत्र में आयात करते रहने के बाद बड़े स्तर पर निर्यात, कोरोना काल में ही तुरंत ही 2 वैक्सीन तैयार कर सभी भारतीयों को लगवाना और विदेश भी भेजना भी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। मोबाइल से लेकर ऑटोमोबाइल तक भारत आत्मनिर्भर बना है। हाईवे, सड़कें, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर क्षेत्र में भारत की तस्वीर बदली है। जम्मू कश्मीर और दूर दराज के इलाकों में रेल, सड़क और हवाई रास्ते से जोड़ दिया गया। मुस्लिम समाज में 3 तलाक हटाना, यूपीआई के माध्यम से पैसों की लेन देन, साथ ही 12 लाख तक इनकम टैक्स में छूट, जीएसटी कलेक्शन का लगातार बढ़ता जाना, देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज, नक्सलियों पर जोरदार प्रहार, कई धार्मिक कॉरिडोर, चंद्रयान का चांद के दक्षिणी ध्रुव की तरफ पहुंचना, इनके अलावा एनडीए सरकार की कई और बड़ी उपलब्धि है। मगर विपक्ष लगातार कमियां गिना रहा है, यानी कि खामियां निकाल रहा है। विपक्ष इस वक्त ये कह रहा है कि पीएम मोदी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, महिला सुरक्षा, गिरते रुपए को नहीं बचा पाए। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से यहां पर डब्बा गोल हो चुकी है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है। मणिपुर हिंसा पर रोक नहीं लग पाई, लोगों को 15 लाख रुपए नहीं मिल पाए। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी आप सुनिए। लाने के कॉन्सेप्ट किसके पास, किसने दिया? ये मोदी जी ने दिया। ये स्टेट्स के ही तो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको मेन स्ट्रीमिंग करने का और उनको ताकत देने का काम किया जा रहा है। फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट है, और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट अगर हम कहते हैं तो चाहे वो इंडिया का एआई मिशन हो, फिर चाहे वो हमारा स्कीम्स को आगे बढ़ाने का हो, चंद्रयान 3 हो, आदित्य L1 हो, या फिर गंगायान मिशन हो, ये सब देश को फ्यूचरिस्टिक दृष्टि से कैसे देख रहे हैं उसका एक जीता जागता तस्वीर है। और फ्यूचरिस्टिक गवर्नमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है विकसित भारत की कल्पना को साकार करना। उसके लिए हम कटिबद्ध हैं, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर समस्या को सामने से कन्फ्रंट किया है। ही हैज कन्फ्रंटेड फ्रॉम द फ्रंट, कभी इधर उधर की बात नहीं की है। और आज मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा और आपको याद दिलाना चाहूंगा। एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था, इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। इस बार बिहार में पटना में, सिवान था शायद, मधुबनी में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हें कल्पना से भी बाहर जवाब दिया जाएगा। और आपको मालूम है कि उनके ठिकाने, टेररिस्टों के ठिकाने और उनके एयरबेस सारे के सारे ध्वस्त कर दिए गए, बियॉन्ड उनकी कल्पना से। तो और ये न्यू नॉर्मल बन गया है। दिस इज द न्यू नॉर्मल। प्रधानमंत्री जी ने इस कन्फ्रंट करते हुए सामने से कहा है, एक स्पष्ट रूप में कहा है कि कोई भी टेररिस्ट घटना को एक्ट ऑफ वॉर समझा जाएगा। और साफ कहा है कि ये न्यूक्लियर वॉर की गीदड़ भभकी बंद करो। और साफ कहा है
कि टेररिस्ट और टेररिस्ट को संरक्षण देने वाले में अंतर नहीं समझा जाएगा। तो हमें समझना चाहिए कि हम, चाहे वो कोरोना की घटना हो, चाहे वो टेररिज्म की घटना हो, किसी भी घटना को कन्फ्रंट इस सरकार ने पिछले 11 सालों में सामने से किया है और उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। अगर मैं लेफ्ट विंग टेररिज्म की लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की बात करूं, नक्सलाइट्स की बात करूं, और इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का परिचय करा दें। आदित्य पांडे जी जो कि बीजेपी के नेता है, साथ ही अंशुवत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अली अब्बास काजमी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। आप तीनों का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत आदित्य पांडे जी आप ही के साथ में करूंगी, चूंकि देखिए 11 साल आप लोग मोदी मंत्रिमंडल को पूरे हो चुके हैं। ऐसे में आप लोगों की तरफ से उपलब्धियों का जिक्र किया जा रहा है, विपक्ष को निश्चित तौर पर यहाँ पर खामियां नजर आ रही हैं और विपक्ष कई बातों का जिक्र कर रहा है कि महंगाई यहां पर देखने को मिली है, महिलाओं के लिए कोई कदम आप लोग नहीं उठा पाए, कई ऐसी खामियां हैं। लेकिन इन 11 साल की उपलब्धियों को आप लोग कैसे देख रहे हैं, किस तरह से जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा? ये देखिए, जिस तरह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी उम्मीदों का सूरज बन के संभावनाओं का सूर्योदय कर रहे हैं, ये देश देख रहा है। ये 11 साल विकसित भारत का अमृत काल रहा। ये 11 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का अमृत काल रहा। चाहे गरीब कल्याण की बात हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, किसान सम्मान की बात हो, मिडिल क्लास फैमिली से लेके गरीबी तक की बात हो, हर वर्ग के लिए योजनाएं लाई। और ये योजनाएं पिछली सरकारों की तरह कागजी नहीं रही, जन जन तक मिली, जन जन तक पहुंची। इसलिए जनता का विश्वास मोदी जी के साथ रहा। आज जनता भी इसीलिए मोदीमय हो चुकी है, क्योंकि मोदी जी का जो ये नेतृत्व है, उनका नियत और नियति दोनों स्पष्ट है। इसलिए जनता आज हमारे साथ है, पहली चीज। दूसरी चीज, विकास की बात तो मोदी जी ने की ही, विरासत का संरक्षण जो मोदी जी ने किया, ये गर्व की बात है। आज देश में 542 मूर्तियां जो विदेश से चोरी हो गई थी, आज उसको देश में लाने का काम किया है। आज मंदिरों में जिस तरह उसको संरक्षण देने का काम मोदी जी कर रहे हैं, इसमें से जो जनता के बीच जो है आस्था का जो नया सूर्योदय हुआ है, ये गर्व की बात है। हमारा विपक्ष तो हमेशा कुछ न कुछ रोड़ा डालता रहेगा। ये महिलाओं की बात करते हैं, आज तक महिलाओं को ये इज्जत घर नहीं दे सके। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन को गौरवपूर्ण बनाया है। आज उनके लिए निःशुल्क शौचालय बनाया और उसकी सब्सिडी दी। ये क्या बात करेंगे? आज तक तो ये उनके घर घर तक गैस सिलेंडर नहीं पहुंचा सके। आज मोदी जी ने हर महिला के घर में एक गैस सिलेंडर लगाया है, उनके जीवन को जो है गौरवपूर्ण बनाया है। गर्व की बात है। और आज देश विश्व गुरु बनने की राह में निरंतर अग्रसर है, जिसके सारथी स्वयं मोदी जी हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि जो भारत देश हमारा जो है, ये पूरी तरह से विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, भारत जल्द ही विश्व गुरु बनेगा, ऐसा अंशुवत जी बीजेपी के नेता का कहना है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं, चाहे गरीब कल्याण हो या फिर इन 11 साल का अगर जिक्र किया जाए तो हर वर्ग को साधने की कोशिश की, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ किया है। जनधन योजना के तहत आयुष्मान भारत योजना लाई गई, जीएसटी लागू कर दिया गया और उसके बाद भी टैक्स सिस्टम को यहाँ पर सरल और पारदर्शी किया गया। ये वो तमाम चीजें हैं जो लगातार बीजेपी आज गिना रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को क्यों खामियां नजर आ रही है? इन 11 साल में कुछ तो अच्छा हुआ जो आपकी नजर में लग रहा हो कि भाई बीजेपी ने कम से कम ये कदम तो उठाया। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। 11 साल पहले इस देश की सड़कों पर कई ऐसे नारे गूंजे थे और आज आप देखेंगे कि उन जो नारे गूंजे थे, जो झूठ के गुब्बारे जो फुलाए गए थे, आज उनकी हवा निकल चुकी है। आज उनके झूठ के जो पुलिंदे हैं वो पूरी तरीके से गिर चुके हैं। लेकिन सच्चाई है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े वादे करके आई थी, आज उसकी पहचान 11 साल बाद भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी के नाम से जानी जाती है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं आपके व्यूअर्स के लिए। ये पहला नारा था, बहुत हुई भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। सच्चाई क्या है? अजीत पवार जिस पर 70,000 करोड़ की बात करते थे घोटाले की, हेमंत बिश्व शर्मा जिस पर 60 घोटाले की बात करते थे, आज उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बना के घूम रहे हैं। सच्चाई है कि आप भ्रष्टाचार की लगाम नहीं कस पाए, क्योंकि सारे नेता जो है आज भ्रष्टाचारी बनकर जिन पर आप कोसते थे, उनको अपनी पार्टी में आपने शामिल कर लिया, अपने गठबंधन में शामिल कर लिया है। आप बहुत हुई महंगाई की मार की बात करते थे, लेकिन सच्चाई क्या है कि आज जो 410 के सिलेंडर को आप महंगा बताते थे, आज उसी सिलेंडर को आप 1150 में बेच रहे हैं। आप उनसे महंगाई का सवाल करेंगे तो महंगाई का मान नहीं निकलता है। आटा, दाल, चावल पर सभी पर जीएसटी लगा दी गई है। सच्चाई ये है। आप इनसे बात करेंगे, बहुत हुई थी नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार, ये भी एक नारा आया था। क्या हुआ? सच्चाई कि आज कुलदीप सेंगल, बृजभूषण शरण सिंह जैसे नेताओं को
आज आप अपने बगल में बिठाने का काम कर रहे हैं। आईआईटी बीएचयू के जो आरोपी थे, कानपुर के रेप के आरोपी थे, उनके साथ मोदी जी मिलकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, मंच साझा कर रहे हैं। आज 2014 के बाद एनसीआरबी का डेटा कहता है कि 60% महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध में वृद्धि हुई है। आप महिला की क्या बात कर रहे हैं? सच्चाई है कि मोदी जी का जो ध्यान था पिछले 11 सालों में, वो सिर्फ दो चीजों पे रहा है। कैसे वो अपनी छवि को चमकाए, कैसे अपने पीआर को मजबूत करे, और कैसे अडानी को फिट करे और अपने आप को सेट करे, इस पर मोदी जी का ध्यान रहा है। आज सच्चाई है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विश्व गुरु की बात कर रहे थे। सच्चाई है कि हमारी किस प्रकार से 11 साल में जो भारत की फॉरेन पॉलिसी थी वो किस प्रकार से कोलैप्स हो चुकी है, ये पिछले 11 साल में भारत ने देखा। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं। आज जब पाकिस्तान को यूएन में काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है, भारत उसमें एक चीज भी नहीं, अपने जो है उसका विरोध नहीं कर पाता है। यह मोदी जी की फेल फॉरेन पॉलिसी है। जिस एडीबी बैंक के साथ मोदी जी 1 जून को मिलते हैं, वही बैंक 3 जून को पाकिस्तान को $800 मिलियन का लोन दे देता है, और भारत उसमें क्या भूमिका रहती, मतलब उस पर चुप रहता है। मतलब हम लोग उसको रोक नहीं पा पाते हैं। जो रशिया हमारे भारत का सबसे पुराना दोस्त था, वो पाकिस्तान को $2.5 बिलियन के साथ उसका एमओयू साइन करता है। क्या ये हमारी विदेश पॉलिसी फेल नहीं हो चुकी है? सच्चाई है कि जिस पीआर के साथ मोदी जी अपनी 11 साल की राजनीति को चमकाने का काम कर रहे थे, सरकार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, बड़े नैरेटिव गढ़े गए कि वो रुकवा दी। लेकिन वही मोदी जी आज 2 साल से हमारा प्रदेश चल रहा है मणिपुर, उसको उसकी लड़ाई को नहीं रोक पाए। वही जो सीधे तौर पर अगर यहाँ पर सार निकालने की कोशिश करें तो कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिन दावेवादों के साथ बीजेपी 11 साल पहले सत्ता में आई थी, उन दावेवादों को बीजेपी पूरा नहीं कर पाई है। इसका जवाब मैं जरूर लूंगी आदित्य पांडे जी से, लेकिन उससे पहले मैं अली अब्बास जी आपके पास जाऊंगी। क्या अंश वत्स जी की बात से आप पूरी तरह से सहमत है कि उनका सीधे तौर पर कहना है कि भाई जिन दावेवादों के साथ बीजेपी आई थी, उन दावेवादों को वो पूरा नहीं कर पाई है? लेकिन सर, एक विश्व बैंक द्वारा एक आज कल सुबह आपको मालूम होगा कि एक आंकड़ा जारी किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 11 सालों में भारत में गरीबों की संख्या 27.1% से घटकर 5.3% हो गई है, जिसकी वजह से मोदी सरकार एक बार फिर से पीठ थपथपा रही है कि ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जो मोदी सरकार के कंधों पर जाता है। उसे आप कैसे देख रहे हैं फिर? जी, वर्ल्ड बैंक की बात आप बता रही हैं मैडम। आप ये भी तो बताइए कि भारत जो है कितना बड़ा कर्जदार हो गया है। 2014 में भारत के ऊपर कितना कर्ज था, आज की तारीख में भारत के ऊपर 4 गुना कर्ज हो गया है। 182 करोड़ के लगभग, 182 लाख करोड़ के लगभग भारत के ऊपर जो है विदेशी ऋण है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति लाखों का कर्जदार है, प्रत्येक व्यक्ति। आज भारत का 80 करोड़ जो भारत की आबादी आज भुखमरी और जो है भिख मंगी हो चुकी है। 80 करोड़ भारतीय लोग जो है वो इनकी भिखमारी के ऊपर जो है जो एक 5 किलो अनाज के ऊपर आज अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 5 किलो अनाज देके ये भारत के नागरिकों को जो है उनके हाल पे छोड़ दिया है। उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। ये कहते थे कि भारत के भगोड़ों को हम वापस लाएंगे। ये नीरव मोदी कहाँ है, ये चौकसी कहाँ है, इनका माल्या कहाँ चला गया है? ये बताएं कि ये कौन से भगोड़े को यहाँ से इन्होंने जो है किसको भारत में लेके आए हैं? कौन सा इनका ऐसा कारनामा इन्होंने देश की सुरक्षा के साथ भी धोखा किया है? आज जो है देश में जो है जो है ना पहलगाम की घटना में ये आज तक नहीं बता पाए कि पहलगाम में कितनी बड़ी चूक हुई है। देश की सुरक्षा को इतना बड़ा जो आघात लगा है, देश की सुरक्षा पे जो उंगली उठी है, आज तक ये उन 4 अभियुक्तों को, 4 आतंकवादियों को जो है नहीं पकड़ के लाए। तो इसमें भी तो सवाल उठाइएगा इनसे। इन्होंने देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। और इनसे ये पूछिए कि देखिए भारत देश को छोड़ने वाले कितने गुना लोग जो है इन 11 साल में लाख लोग जो है भारत को छोड़ रहे हैं। ये भारत का विकास, ये विश्व गुरु बनने की तरफ जो है ये झूठे वादे और झूठे जो है ये ढोंग रचते हैं बीजेपी के लोग। ये बताएं कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरी जो है आज कितनी वैकेंसी पड़ी है, आज लाख वैकेंसी पड़ी है, लेकिन आज तक इन लोगों ने जो है उनको भरने का काम नहीं किया। अब नौजवान जो है सड़कों पे घूम रहा है, किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं।
इन्हें शर्म के मारे, इनको जो है ना, इन्हें शर्म नहीं आती। जीएसटी ने जो है व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। इन्हें शर्म नहीं आती कि इस तरह की बातें करते हैं कि चैनल पे बैठ के झूठ परोसते हैं ये, और हमारा मीडिया इनका जो है इनका सहभागी रहता है। ठीक है सर। विश्वनाथ मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। और चूंकि सर आप थोड़ी देरी से जुड़े हैं, तो इसमें चर्चा थोड़ी आगे बढ़ गई है, जहां पर बीजेपी के नेता का ये कहना है कि भाई भारत विश्व गुरु जल्द ही बनेगा, लेकिन वही विपक्ष ये कह रहा है कि भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा। एक तरफ तो गरीबी यहाँ पर कम कर दी गई भले ही, लेकिन भारत में कर्ज कितना है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हर वर्ग के लिए चलानी चाहिए, वो नहीं चलाई गई। आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के ये 11 साल? देखिए, जो 11 वर्ष है, जब इकोनॉमी आगे बढ़ती है, इकोनॉमी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि जब आप इकोनॉमी को आगे ले जाएंगे तो दोनों चीजें साथ चलेंगी। जब इकोनॉमी क्वांटम बढ़ेगा तो कर्ज भी बढ़ेगा, इकोनॉमी में धन भी आएगा और डेवलपमेंट भी दिखेगा, ग्रोथ नजर आएगी। आज की स्थिति में भारत ने आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ने का जो प्रयास किया है वो बेमिसाल है। वो बता रहा है कि आज जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाती है, बहुत ढेर सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें भारत विश्व के स्तर पर एक पिछलग्गू देश होता था। सेल्फ रिलायंस की स्थिति बिल्कुल नहीं थी। डिफेंस के स्थिति में हम केवल इंपोर्टर थे, आज हम एक्सपोर्टर हैं। आत्मनिर्भरता के नाम पर कम से कम डिफेंस में तो कहीं कुछ भी नहीं था। हम जिन रास्तों पे चल रहे हैं वो सरकार की उपलब्धियां नहीं है, वो भारत की उपलब्धियां हैं। जब राजनेता ये सोचना समझना शुरू करेंगे कि ये उपलब्धियां जो हैं, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमने अचीव की हैं, वो राष्ट्र के रूप में हमने पाई हैं, तो उन्हें दिक्कत नहीं होगी। उन्हें दिक्कत केवल और केवल तब होती है तो वो राजनीतिक चश्मे से चीजों को देखते हैं। वो पार्टी क्या अचीवमेंट नहीं है, इस बात को सभी विपक्ष के नेताओं को बहुत क्लैरिटी के साथ समझना चाहिए। जब जन धन योजना में 50 करोड़ लोगों को देश के बैंकिंग सिस्टम के साथ जोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ी बात है। जीएसटी लागू करने से टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाया जाता है तो बहुत बड़ी बात है। ढेर सारे लोगों को उनके आवास दिए जाते हैं, शौचालय दिए जाते हैं। बहुत सी ऐसी स्थितियां हैं जहां गरीब के ऐसे परिवार थे जहां पर उनको केवल धुएं से काम चलता था। साक्षरता की स्थिति बहुत गंभीर थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखिए कोई चीज है, ये चीजें दशकों में बदलती हैं, दशकों में बदलती हैं, लेकिन हमको आजाद हुए 7 दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन चीजें नहीं बदली। क्यों? राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। हमने बहुत से ऐसे चीजों को बहुत बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। हमारी पॉलिटिकल जो इकोसिस्टम था वो इस बात को मानता था कि हमारे यहाँ इतना फ्रॉड्यूलेंट सिस्टम है कि एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 85 पैसा रास्ते में गल जाता है, 15 पैसा केवल नीचे पहुंचता है। आप कल्पना करिए, जब देश का सबसे बड़ा जो एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल है, जो प्रधानमंत्री के पद पर बैठा है, वो कह रहा है 85 पैसा हमारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। जब आप इस सिस्टम को ठीक नहीं कर पाते हैं, उसको किसने पकड़ा? मोदी जी ने पकड़ा। उन्होंने क्या किया? 50 करोड़ लोगों का जनधन खाता खोला। जब ये खाता खोला तो पूरे विपक्ष ने उनका मजाक उड़ाया, कहा खाते में क्या जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब उससे क्या हुआ? देखिए, बहुत बेसिक चीज समझने की जरूरत है। 1 रुपया जो ऊपर से प्रधानमंत्री एक बार बटन दबाते हैं तो ई ट्रांसफर होता है। तो अगर वो चपरासी है, अगर वो लेबरर है, अगर वो निम्नतम वर्ग का व्यक्ति है, तो 1 रुपया भी सरकार ने भेजा तो 1 रुपया सीधे उसके खाते में खट से पहुंचा है। इंतजार करना पड़ता है कि वो कहीं और जाए, किसी अधिकारी, किसी बाबू के पास उससे निवेदन करे कि भाई मेरा ये पैसा आया होगा, ट्रांसफर कर दीजिए। तो वो घूस मांगे तो वो घूस की व्यवस्था करे। तो सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने का जो सरकार ने प्रयास किया, बहुत बड़ी बात है। हमारे पूरे सिस्टम को रिफॉर्मेशन की जरूरत थी। मुझे याद आता है शायद इस सरकार ने भी रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का एक नारा दिया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बेसिक चीजों को समझने की जरूरत है कि आप जब उस व्यवस्था की कमियों को समझें, उसके बाद वो कैसे चल रही हैं, यानी परफॉर्म कर रही हैं, और पूरे व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव करें। वो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत मायने रखता है। वो चीजें की हैं, ऐसा नहीं है कि चीजें करने को नहीं है, बहुत कुछ करने को। अभी भी उसी जीएसटी सिस्टम में बहुत बदलाव की जरूरत है।
निश्चित तौर पर ये वो बड़े कदम है जो मोदी सरकार की तरफ से सर उठाए गए हैं। आपने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया और आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन इस बीच अगर यहाँ पर पीएम मोदी का जब जब जिक्र होता है तो उस दौरान ये भी देखने को मिलता है कि लोगों से जो बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, वो बनाने में भी वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। क्योंकि जब जब किसी राज्य में जाते हैं तो उसी राज्य की वेशभूषा, उसी राज्य की भाषा, तो ये लोगों को अपनी तरफ एक आकर्षित करती है। और शायद एकमात्र यही वजह है कि पीएम मोदी की एक अलग वाली जो इमेज है वो आज लोगों के दिल में एक छाप छोड़ रही है, अमिट छाप है। ऐसे में बीजेपी नेता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आदित्य पांडे जी, आपके पास आते हुए, चूंकि आपने विपक्ष का सुना सर, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि तमाम चीजें होनी चाहिए थी लेकिन उन चीजों पर कोई कामकाज नहीं हुआ है, उसको लेकर आप जवाब दीजिए। जी देखिए, ये कांग्रेस के और सपा के प्रवक्ता पुरानी स्क्रिप्ट लेके हमेशा बैठ जाते, लेकिन क्यों ये सत्ता से गेट आउट है? क्योंकि जनता का विश्वास आज मोदी जी ने जीता है। ये कांग्रेस के भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। देश का सबसे बड़ा आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में अन्ना हजारे ने इनके विरोध में किया था, जिससे इनकी सरकार चली गई। और उस आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल जो हाथों में फाइल लेके इनको गाली देते थे कि सत्ता का टुकड़ा लेने के लिए उसके साथ गोद में बैठ के उनका विलय कर लिया, गठबंधन में आ गए। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करेंगे, राहुल गांधी बेल पे हैं। और ये मणिपुर की बात करते हैं, भैया पूरे देश ने देखा है कि किस तरह ईसाई मशीनरियों के हाथों में आपने मणिपुर को बेच दिया था। ये हमें विरासत में मिला है, ये आपकी देन है। आज जब हम उसको साफ करने की बात करते हैं फिर भी आप हमारा साथ नहीं देंगे। अब आइए सपा के प्रवक्ता जो कह रहे हैं कि कितने को नौकरियां दी, यही उत्तर प्रदेश था भैया जहां पे सिविल सर्विसेज को बेच दिया गया था। एक विशेष वर्ग के लोग केवल नौकरी पाते थे। आज पूरी पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में नौकरियां मिल रही है, चाहे लेखपालों की नियुक्ति हो चाहे किसी की नियुक्ति हो, पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही है। आपकी तरह किसी विशेष वर्ग को नहीं बेच दिया गया है, केवल परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य आप लोग किए हैं। ये जनता के बीच सीधे सीधे संदेश जाता है, न तो आपके पास एक नेता है न तो नियति है, इसलिए जनता आपके साथ नहीं है। ठीक है, अंश जी जवाब दीजिए। मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहली बात तो मैं आपके एक सवाल पर आना चाहता हूं। जो आपने जो बात करी थी, बेशक वो आपने सपा प्रवक्ता से बात की थी, उसको वर्ल्ड बैंक की उसको कोट करते, लेकिन उस पर बात करना चाहता हूं क्योंकि वो आपने आगे भी लेके गए थे। आपने वर्ल्ड बैंक के ऊपर बात करी, लेकिन क्या ये सच्चाई हमारे जमीनी स्तर पर है? आज जब हम जीडीपी ग्रोथ रेट को देखते हैं तो आज हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट पिछले 4 सालों में कोविड के बाद से सबसे न्यूनतम दर पे है, वो है 6.4%, जो यूपीए के कार्यकाल में औसतन 8% होती थी। इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किस प्रकार से आज ठप पड़ा हुआ है उसमें क्या, और संजीवनी के तौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर ही बनकर उभर रहा है, इस चीज पर भी हमें देखना चाहिए। 80 करोड़ लोगों को मोदी जी मुफ्त के राशन देने की बात करते हैं, ये उनकी खुद की ही दावों की जो है पोल खोलने का काम करता है। आज गाड़ी खरीदने की बात हो, होम लोन को लेकर बात हो, सभी चीजों पे जो है जो रेट है वो हमेशा उसका कम हुआ है हर साल के औसतन पे। तो किस प्रकार से जो दावे किए जाते हैं उसकी खुद ही जो है इनके आंकड़े पोल खोल देते हैं, इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आप आज यहाँ पे 11 साल को लेकर बात हो रही है, 11 साल में मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर पाए हैं। आज बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पुलवामा जैसी हमलों को लेकर बात कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इस चीज पर भी जवाब देके जाइए कि शहीदों के नाम पर पुलवामा हमलों में शहीदों के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी भी आपकी ही पार्टी थी। पहली बार इस देश ने देखा कि जब इस देश के जो जवान थे वो शहीद हो रहे थे, मोदी जी उनको सूचना मिल चुकी थी लेकिन फिर भी वो अपनी शूटिंग करने में व्यस्त थी। ये आपकी संवेदना है। आपने यहाँ पे बॉन्ड को लेकर बात करी कि मोदी जी की लोगों के साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग है। आपकी अगर ये बॉन्डिंग है, मैं पूछना चाहता हूँ, जब पंजाब में मोदी जी गए थे और वापस बीजेपी में करके डिबेट नहीं चलती। अली अब्बास जी आपके पास आते हुए, अब चूंकि देखिए योगी सरकार की तरफ से भी अब उपलब्धियां गिनानी है, कल या परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये बताया जाएगा डबल इंजन सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश में क्या क्या विकास हुए हैं, कितनी तेज गति के साथ आगे बढ़ा है उत्तर प्रदेश का। अगर सिर्फ जिक्र किया जाए तो समाजवादी पार्टी का परसेप्शन क्या है? बाकियों के ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा पीसीआर। अली अब्बास जी। जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस पार्टी ने देश को 11 साल में जो दिया है वो दंगे दिए हैं, देश को नफरत दी है, देश की सेना का अपमान किया है इन्होंने, देश की बेटी का अपमान इनका मंत्री करता घूम रहा है। आज तक उसका इस्तीफा नहीं लिया इस पार्टी ने। ये देश के गद्दारों के साथ खड़े हैं और देश की सुरक्षा को इन्होंने धता बताया है। देश का वायुसेना अध्यक्ष इनसे सवाल करता है तो आज तक इन्होंने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया कि
देश में जो है कितना जो है हथियारों की कमी है, देश में कितना बड़ा इन्होंने देश की सुरक्षा ठीक है, मतलब के साथ सीधे तौर पर धोखा ये किया मानकर है। चला जाए ये लोग- 11 साल में भले ही ये लोग बीजेपी देश कितनी भी की- उपलब्धियां गिना दे, कितनी भी यहाँ पर बातों का बखान क्यों ना कर ले, योजनाएं संचालित क्यों ना कर ले, लेकिन विपक्ष अगर खामियां ढूंढ रहा है तो विपक्ष को राजनीतिक चश्मे से वो खामियां नजर आएंगी। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।